अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू सक्सेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है सीएसएस और पीएमएस में। हमने मैनेजमेंट का सेक्शन कवर कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे एचआर मैनेजमेंट का सेक्शन। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात की जाए, इंडिविजुअल्स विद द ऑर्गेनाइजेशन हुज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं या वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपकी लेबर भी आ जाती है, आपकी मैनेजमेंट भी आ जाती है, कुछ अपर लेवल की मैनेजमेंट भी इंक्लूड होती है, लोअर लेवल की मैनेजमेंट, और जो एम्प्लॉयज़ एक्चुअली वर्क कर रहे होते हैं, फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं या विद इन द ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, वो सारे लोग एचआर में इंक्लूड होते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव राइट पीपल एट राइट टाइम टू अचीव सक्सेस। तो जाहिर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के बैकएंड पे जो लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जाहिर सी बात है सही लोग होंगे, सही मतलब जो एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे और राइट टाइम पर, तो उसी की वजह से ही कंपनी को सक्सेस मिलेगी। अगर कंपनी के अंदर जो पर्सनल हायर किए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर है या कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो मतलब वेल एजुकेटेड अप टू द मार्क, उनकी एजुकेशन नहीं है या वो हार्ड वर्किंग नहीं है, वो मतलब काम चोरी करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस नहीं होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि राइट पीपल एट राइट टाइम हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो ये उनकी सक्सेस अचीव हो सकती है। दूसरे नंबर पर आता है एचआरएम। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, strategic, integrated and coherent approach to the employment, development and well-being of people working in organization। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म चीज़ें देखता है, चीज़ों को इंटीग्रेट करता है आपस में, और इनकी जो अप्रोच होती है वो कोहेरेंट होती है, मतलब कोहेरेंट अप्रोच होती है टूवर्ड द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको मैनेज करना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, या ऑर्गेनाइजेशन में जो अगर कोई एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, लेबर रिक्वायर्ड है तो उन्होंने उस लेबर को हायर करना है, फिर उनकी डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनको जो अप्रेजल्स वगैरह देने हैं, उनकी जो डेली रूटीन को मैनेज करना है, ये सारे काम जो करने होते हैं, ये हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, उनका ये काम होता है कि ये सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। अगर एचआर रिसोर्स प्लानिंग का अगर देखा जाए, प्रोसेस देखा जाए, उस प्रोसेस में सबसे पहले आता है रिक्रूटमेंट। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी या एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है, किसी भी कोई नया डिपार्टमेंट बना है, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक का डिपार्टमेंट बना रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो जाहिर सी बात है उसके लिए लॉजिस्टिक का मैनेजर चाहिए, उसके नीचे सबऑर्डिनेट चाहिए। तो उन सबको हायर करने के लिए उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई जाएगी, उनकी जॉब स्पेसिफिक जॉब एनालिसिस किया जाएगा। उस प्रोसेस को जो सबसे पहले अगर देखें तो रिक्रूटमेंट आता है। रिक्रूटमेंट के बाद दूसरे नंबर पर आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन जब रिक्रूटमेंट की जाती है, इनिशियली टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उसके बाद सिलेक्ट कर लिया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि कौन कौन से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट कंपनीट एम्प्लॉयज़। सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें जो होते हैं ना, स्क्रूटनी वगैरह की जाती है, और जो कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशियर हो सकते हैं, जो अप टू द मार्क काम करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में पता लग ही जाता है, तो उनको हायर करना। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है ओरिएंटेशन। जब आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं, उनकी फिर ओरिएंटेशन होती है, उनको ये फॉर्मल भी ओरिएंटेशन हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। ओरिएंटेशन के बाद आता है जी ट्रेनिंग। जब आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं, फिर उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो किसी भी सॉफ्टवेयर को फॉलो किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, उसको उस एम्प्लॉय को उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में बताया जाएगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन की एसओपीज वगैरह बताई जाएंगी, ये ट्रेनिंग में आ जाता है। उसके बाद आता है प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद अप टू डेट स्किल एंड स्किल। एम्प्लॉयज को ऐसे स्किल्स और नॉलेज, जब ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग के बाद ऐसे नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड किए जाए ताकि वो जो मार्केट कम्पिटिटिवनेस है उसके मुताबिक काम कर सके। अच्छा, फिर जब ये स्किल्स वगैरह प्रोवाइड, नॉलेज प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात आती है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन पर कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ताकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो इसके बाद जब एम्प्लॉयज अपनी परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं, हर कोई अप टू द मार्क काम कर रहा होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। जाहिर सी बात है जब एम्प्लॉयज अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, यानी कि उनके जो भी गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, वो अचीव हो रहे हैं, तो फिर एम्प्लॉयज को कंपनसेशन और बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उनको बोनसेस दिए जाते हैं, अप्रेजल्स दिए जाते हैं। तो इस स्टेप में यही चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद आता है कैरियर डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे होते हैं उनके कैरियर डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ऐसे चांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं कि वो अपने कैरियर को भी डेवलप कर सकते हैं अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है जी लास्ट नंबर पर रिटेन कम्पिटेंट एंड हाई परफॉर्मिंग। जब सारे प्रोसेस को देखा जाता है, एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, ओरिएंटेशन होती है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उनको स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, देखा जाता है कि एंड में ये हो देखा जाता है कि जब एम्प्लॉयज़ को हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं तो कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो अप टू द मार्क काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है डे बाई डे, और कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो मतलब डल है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प नहीं कर रहा, जो थोड़ा सा काम चोर है। तो फिर यहाँ पर स्क्रूटनी की जाती है अच्छा, डी रिक्रूटमेंट की जाती है, यानी कुछ एम्प्लॉयज को मतलब निकाल दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ को रिटेन किया जाता है। जाहिर सी बात है रिटेन तो उसी एम्प्लॉय को करेंगे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करने में हेल्प कर रहा होगा। तो ये सारा जो होता है ये एचआर का प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ एचआर। अगर एचआर के ब्रॉडली फंक्शंस देखे जाएं तो उसके तीन फंक्शन हैं। एक फंक्शन है जी ऑपरेशनल फंक्शन है, दूसरा मैनेजरियल फंक्शन है, और तीसरे नंबर पर आता है एडवाइजरी फंक्शन। अगर ऑपरेशनल फंक्शन को दिया जाए तो इसमें आपके डेली डे टू डे रूटीन, जाहिर सी बात है जब भी ऑपरेशन की बात आती है तो मतलब डेली डे टू डे जो आपके ऑपरेशन हो रहे होते हैं उनकी बात हो रही होती है। तो अगर एचआर के फंक्शन में देखा जाए, एचआरएम के फंक्शन ऑपरेशन एज अ ऑपरेटिव फंक्शन देखा जाए तो इनका यही फंक्शन है कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करना है, न्यू एम्प्लॉयज को हायर करना है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होगी, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात हो जाती है, एम्प्लॉयज को कंपनसेशन और इंटीग्रेशन की बात करें, और अगर इस तरह बात करेंगे एम्प्लॉयज को मैनेज करना, जो पर्सनल हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, और उनको कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारी ऑपरेशंस में आ जाती हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैनेजरियल फंक्शन देखा जाए एचआर का तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट को अगर देखा जाए, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उसमें प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में भी इनकी हेल्प हो रही होती है, जब ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही होती हैं कि हमने ये टास्क अचीव करने हैं, जाहिर सी बात है उसमें उनको एम्प्लॉयज चाहिए, कौन कौन से एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, तो वो फिर एचआर ने मैनेज करके देने होंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग की बात भी होगी तो फिर भी एचआर डिवाइड करेगी बंदों को। और इसी तरह मैनेजमेंट को कोई भी फंक्शन है उसमें एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर तीसरे नंबर पर देखा जाए एडवाइजरी रोल फंक्शन, अगर एडवाइजरी फंक्शन में देखा जाए तो मैनेजमेंट का होता है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, कोई भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयज के रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, लेबर लेबर के रिलेटेड पॉलिसीज हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीमेंट पे पॉलिसी बनानी है, ठीक है, कंपनसेशन बेनिफिट पे पॉलिसी बनानी है, या कुछ और हेरासमेंट की पॉलिसी है, कैरियर प्रमोशन की पॉलिसी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी है। इस सब में जो एचआरएम का मतलब रोल ये है कि फंक्शन यही है कि वो अपर लेवल की जो मैनेजमेंट है उनको
एडवाइस कर रही होती है कि कौन कौन सी पॉलिसीज में किस तरह डिज़ाइन करनी चाहिए। तो इसको देखें तो ये एडवाइजरी रोल होता है एचआरएम का। उसके बाद आता है जी जॉब एनालिसिस। अगर हम जॉब एनालिसिस की बात करें तो जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग अ जॉब टू डिटरमाइन व्हिच एक्टिविटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज इट इंक्लूड्स, its relative importance to other jobs, the qualification necessary for the performance of the job, and the condition under which the work is performed. जॉब एनालिसिस की जब भी बात करें तो एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें दो चीज़ें आती हैं जी। एक आता है जी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन। इसमें सारी चीज़ें होती हैं कि किसी भी जॉब के लिए, कोई भी जॉब हम वैकेंसी है, पोजीशन है, उसके लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, तो उसके लिए जॉब की डिस्क्रिप्शन मतलब उसके ड्यूटीज़ क्या होंगी, मेन रोल्स कौन कौन से होंगे। उसके अलावा इसको अगर हम बाकी दूसरी जॉब्स के साथ रिलेट करें तो इसका रिलेशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या बनेगा दूसरे जॉब्स के साथ। और इस जॉब के लिए जो हमने पर्सनल हायर करने हैं, जो एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, उनकी कोई नेसेसरी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कोई स्किल्स क्या होनी चाहिए, उनके पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए, और जब उनको हायर करेंगे तो वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे एज अ जब वो हायर हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जॉब एनालिसिस में आती हैं। जैसा कि हमने बात की, इसमें दो चीज़ें आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन और जेडी इज रिटन नैरेटिव that describes the general task or other related duties and responsibilities of the position। किसी भी पोजीशन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स ऑफिसर को हायर कर रहे हैं, तो अकाउंट ऑफिसर की जेडी या जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगी, उसने डेली टू डेली रूटीन की इन आउट कैश फ्लो को मैनेज करना है, उसने सैलरीज को मैनेज करना है, ठीक है, उसने बुक कीपिंग करनी है, उसने लेजर को मैनेज करना है, ठीक है, उसने इसी तरह अगर वेयर हाउस के लिए ऑफिसर हमने हायर करना है, वेयर हाउस मैनेजर को हायर करना है, तो उसने डेली टू उसने स्टॉक इन हैंड को देखना है, ठीक है जी, स्टॉक आउट कितना हो रहा है, स्टॉक इन कितना हो रहा है, इनवॉइसेस को डील करना है। इस तरह की जो जो चीज़ें किसी भी पोजीशन में, किसी भी पोजीशन के लिए कोई भी हम हायरिंग कर रहे होते हैं, तो उस जो पोजीशन पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं और जो डेली के टास्क होते हैं, मैनेज करने होते हैं, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। दूसरी तरह अगर जॉब स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, जॉब स्पेसिफिकेशन इज डिफाइंड एज स्टेटमेंट अबाउट क्वालिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब टास्क इन एन सेटिस्फाइंग मैनर। यानी कि किसी भी, फॉर एग्जांपल हम अकाउंट ऑफिसर को हायर कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी जॉब स्पेसिफिकेशन में ये आता है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसने मतलब उसके पास मैनेजमेंट अकाउंट्स की डिग्री होनी चाहिए, वो सीए होल्डर हो सकता है, एसीसीए हो सकता है, ठीक है, अकाउंटिंग फाइनेंस में उसने बीएस मास्टर्स किया हो सकता है, ठीक है, फाइनेंस में उसने मास्टर किया हो सकता है, ठीक है, उसके पास और कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, उसको एक्सेल चलाना आता हो, ठीक है, उसको जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं वो चलाने आते हों, ठीक है, उसके पास कौन कौन से और जॉब से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाती हैं। ये इस पिक्चर से हम क्लियर कर लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में देखें तो सबसे पहले आता है जी जॉब टाइटल। अगर हम अकाउंट मैनेजर को हायर कर रहे हैं, हमने अकाउंट्स में मैनेजर को हायर करना है, तो जॉब टाइटल अकाउंट मैनेजर हो जाएगा। जॉब लोकेशन क्या है जी, हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो लोकेशन है, ठीक है, हमारा जो ऑफिस है जहाँ पर हमने वैकेंट पोजीशन है, जहाँ के लिए हमने बंदे को हायर करना है, जॉब लोकेशन में वो चीज़ आ जाती है। तीसरे नंबर पर जॉब समरी आ जाती है कि सारी चीज़ें बतानी है कि जॉब में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, कौन कौन से टास्क मैनेज करने होंगे। और चौथे नंबर पर आता है रिपोर्टिंग टू, कि जो अकाउंट्स मैनेजर हम हायर कर रहे हैं, इसने किसको रिपोर्ट करना है। जाहिर सी बात है, कोई भी जो एम्प्लॉय होता है उसने किसी ना किसी को तो रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि ताकि चेक एंड बैलेंस रह सके। उसके बाद आता है वर्किंग कंडीशंस कौन कौन सी होंगे, मतलब के वर्किंग कंडीशन, इसमें टाइमिंग वगैरह भी आ जाती है, ठीक है, एसओपीज वगैरह हो जाती हैं। जॉब ड्यूटीज़ कौन कौन सी ड्यूटीज़, मेन ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है। अच्छा, मशीन कौन सी, ऑनलाइन सिस्टम होगा जी, कुछ सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, ठीक है। लास्ट नंबर पे हैजर्ड्स आ जाती है। दूसरे नंबर पर अगर जॉब स्पेसिफिकेशन की बात की जाए इसमें, तो इसमें ये आता है कि क्वालिफिकेशन, एक सेकेंड, हाँ,
अगर हम अकाउंट्स मैनेजर को हायर करें तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जी? मास्टर्स होना चाहिए अकाउंट्स में होना चाहिए, ठीक है, उसने फाइनेंस पढ़ी है, अकाउंट्स अकाउंटिंग फाइनेंस हो, ठीक है, सिर्फ फाइनेंस हो, ACCA होल्डर हो, CA हो। एक्सपीरियंस देखा जाता है कि उसको हमारी जो पोजीशन है इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी 3 साल का होना चाहिए, या फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी हम हायर कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग है, या हम खुद ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, या कुछ ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं जॉब के लिए। स्किल्स कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए? सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, एम एस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्किल्स आने चाहिए, वहाँ पे एक्सेल को यूज़ करना आता है उसको। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और लास्ट पर आता है सेंसरी डिमांड्स। उसके बाद आता है जी प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस को प्रोसेस कर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले नंबर पर स्टेप आता है जी ऑर्गेनाइज एंड प्लान द प्रोग्राम। सबसे पहले जी हम ऑर्गेनाइज प्लान करते हैं जी, हमने क्या अचीव करना है हमारा, यानी कि हमने किस पोजीशन के लिए हायरिंग करनी है, ठीक है, हमारी कौन सी पोजीशन वैकेंट है, नेसेसरी अभी अर्जेंटली हायरिंग करनी है या कुछ टाइम तक हायर करनी है, किसी बंदे की प्रमोशन हो गई है, या बट वट्सएवर है कि हमने, लेकिन पोजीशन वैकेंट है जी, हमने उसके लिए बंदे को हायर करना है, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क। अच्छा, ये है कि हम दूसरे नंबर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर देते हैं कि हमने क्यों हायर करना है, ठीक है, तो हमारा हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने किस पोजीशन के लिए हायर करना है। तीसरे नंबर पर आता है सेटिंग प्रायोरिटीज फॉर द जॉब टू बी एनालाइज। जो जिस जॉब पोजीशन के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं उसके लिए प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन कौन से स्किल्स को प्रायोरिटी देनी है हमने, अच्छा, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए एम्प्लॉइज जो कैंडिडेट्स हैं, उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। चौथे नंबर पर आता है हम स्टार्टिंग कलेक्शन जॉब इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें ये होता है कि हम जॉब रिलेटेड कलेक्शन करते हैं, इस जॉब के रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, ठीक है, इस जॉब की JD को बनाने के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नेसेसरी होगी, जॉब स्पेसिफिकेशन को अगर देखें तो उसके लिए कौन कौन सी नेसेसरी चीज़ें होंगी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और पांचवें नंबर पर आता है प्रिपेयर JD एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। सबसे लास्ट स्टेप जो होता है जॉब एनालिसिस का, हम रिटर्न में प्रिपेयर कर लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन जिस पोजीशन के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट में एग्जांपल देखी थी अकाउंट्स मैनेजर या अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें, तो अकाउंट्स ऑफिसर की JD में वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बुक कीपिंग होगी, लेजर को मेंटेन कर करना होगा, कैश इनफ्लो को मैनेज करना है, सैलरीज को मैनेज करना है। ये सब चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। फिर जॉब स्पेसिफिकेशन जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ACCA या मास्टर इन अकाउंट्स होना चाहिए, और उसके अलावा स्किल्स वगैरह हो गए, क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें जब राइट डाउन करते हैं तो उसको जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है जी जॉब एनालिसिस का मेथड क्या है। अगर जॉब एनालिसिस मेथड में सबसे पहले देखें तो ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को वाच करना, ये आप डायरेक्टली भी वाच कर सकते हैं, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है आप पास चले जाएं और खड़े होकर देख लेंगे वो कैसे कैसे वर्किंग कर रहा है, ठीक है, या आप रिकॉर्डेड फिल्म ऑफ वर्कर्स भी देख सकते हैं, मतलब आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन में CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड हैं तो वो कोई रिकॉर्डेड फिल्म है उसको देखें आप, एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर इंडिविजुअल इंटरव्यूज, इंडिविजुअल हर पर्सन का इंडिविजुअली आप इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है, एक एक पर्सन को इंडिविजुअली आप कॉल करें, ठीक है, उनका फिर डिटेल इंटरव्यू करें, उसको इंडिविजुअल इंटरव्यू कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू है कि साइमल्टेनियसली आप ज़्यादा सारे कैंडिडेट्स को लाएं, उनका इकट्ठा ही इंटरव्यू कर रहे हो, ठीक है, ग्रुप्स में बैठाया जाए, किसी एक से पूछ लिया जाए, कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन रखा जाए, उसकी पे जब बोलेंगे तो वो उसको ग्रुप इंटरव्यू कहते हैं। चौथे नंबर पर आता है स्ट्रक्चरल इंटरव्यू। स्ट्रक्चरल इंटरव्यू में ये होता है कि वर्कर्स जो होते हैं उनको एक स्पेसिफिकली डिजाइन क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, वो उस क्वेश्चन को फिल करते हैं और फिर उस क्वेश्चन को देखकर जज किया जाता है, इसको स्ट्रक्चरल इंटरव्यू कहते हैं। टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, अगर टेक्निकल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो इसमें ये होता है कि
इसमें सुपरवाइजर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिनके पास एक्सटेंसिव नॉलेज होता है किसी भी जो जॉब है, जॉब रिलेटेड उनके पास स्पेसिफिक और एक्सटेंसिव नॉलेज होता है। इसको टेक्निकल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उसके बाद डायरी आता है। डायरी में ये होता है कि जॉब इंक्रीमेंट्स जो होती हैं वो अपनी डेली रूटीन को नोट डाउन कर रहे होते हैं कि उन्होंने आज ये काम किया, ये काम किया, तो इसको डायरी कहते हैं। ये सारे मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके जॉब एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद आता है जी गोल्स ऑफ एचआर। अगर एचआर के गोल्स को देखा जाए, ठीक है, पहला गोल ये है कि अट्रैक्ट एम्प्लॉयज, यानी कि कोई भी जो न्यू एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को की रेपुटेशन को वेल मेंटेन करना, जिसकी वजह से न्यू एम्प्लॉयज अट्रैक्ट हों आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए, उनको आपका वर्क इन्वायरमेंट पसंद हो। ये गोल होता है एचआर का। दूसरे नंबर पर हायर करना, न्यू एम्प्लॉयज को हायर करना। लेबर भी हो सकती है, मैनेजमेंट भी हो सकती है, मैनेजमेंट लेवल पर भी हो सकती है, ठीक है, रिसेप्शन, फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ भी हायर हो सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि एम्प्लॉयज़ को हायर करना। तीसरा गोल होता है जी ट्रेन करना एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करना। ये इसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग आ जाती है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी हो सकती है, सेमिनार्स के थ्रू भी ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है, सेशंस भी हो सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है मोटिवेट एम्प्लॉयज़। मोटिवेट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट इससे किया जा सकता है कि उनको बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, बेहतर वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, उनको डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनको अच्छी कंपनसेशन और बेनिफिट्स दिए जाएं, सैलरी के साथ साथ और भी बेनिफिट दिए जाएं। तो जो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं तो ठीक काम करते हैं। पांचवा गोल ये है कि रिटेन एम्प्लॉयज़। जाहिर सी बात है, एचआर का यही काम तो नहीं है कि रोज रोज नए एम्प्लॉयज हायर करते रहे, उनको फिर ट्रेन करते रहें। तो जो अच्छे और कम्पिटेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको रिटेन करना भी एक एचआर का गोल होता है। तो उनको ऐसी बेहतर बेहतर रिवार्ड्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो जो अच्छे और कम्पिटेंट एम्प्लॉयज, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सकें और जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर सकें वो लोग। उसके बाद आता है एचआर फंक्शंस। अगर एचआर फंक्शन में देखा जाए तो सबसे पहले आता है जी स्टाफिंग। स्टाफिंग में दो चीज़ें आती हैं, रिक्रूटमेंट होती है और सिलेक्शन होती है। किसी एचआर का जो फंक्शन ये है कि उन्होंने स्टाफिंग करनी है, यानी उन्होंने न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, ठीक है, हायरिंग का प्रॉपर प्रोसेस है, उसको रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके अलावा उसके बहुत सारी सोर्सेज होती हैं हायरिंग के, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, ये डिटेल में हम आगे देख लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें आती है जी सिलेक्शन। सिलेक्शन का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये मेन फंक्शन होता है जी एचआर का कि उन्होंने स्टाफिंग करनी है, यानी न्यू एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, उनकी सिलेक्शन करनी है। दूसरे नंबर पर जब वो एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं, ठीक है, उनकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को जब ऑर्गेनाइजेशन में ले आए तो उनकी वीकली या एनुअली बाय या मंथली क्वार्टरली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि उनको नए नए स्किल्स बताए जा सकें, मार्केट कम्पिटिटिव स्किल्स उनके डेवलप हों, ठीक है। मार्केट में जो जो नए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है तो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के स्किल्स पे डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। ये फंक्शन होता है जीएचआर का। तीसरे नंबर पर मोटिवेशन। मोटिवेशन में यही है कि जो अच्छे और कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना, उनको सैलरी के अलावा बाकी बेनिफिट्स देना है, जिस तरह के मेडिकल का बेनिफिट है। उसके अलावा आप उनके लिए बोनसेस रख सकते हैं, ठीक है, अप्रेजल्स उनके अच्छे हो सकते हैं, जिसकी वजह जो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टिक रहते हैं। चौथे नंबर पर मेंटेन। मेंटेन में यही आता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो अच्छे और कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करके रखें ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम करते हैं, एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस दिखाते हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल अचीव हो रहा है, आपके ऑपरेशन स्मूथली वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है जी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन होना चाहिए।
बहुत सारी ऐसी एक्सटर्नली चीज़ें होती हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इफेक्ट कर रही होती हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है डायनेमिक इन्वायरमेंट। डायनेमिक इन्वायरमेंट यानी कि चेंजिंग इन्वायरमेंट। आपके इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रही होती है, आपकी पॉलिसीज़ वगैरह चेंज हो रही होती हैं, आपकी कंपेटिटर चेंज होता है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। आप सोशल सोशल सोशली चेंज आ रहा होता है आपके एनवायरनमेंट में। ये सारी चीज़ें आपके डायनामिक एनवायरनमेंट में आती हैं। ये इनका एज अ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है आपकी एचआर मैनेजमेंट पे। आपने इनके रिलेटेड इनको ऐसी एचआर पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसकी, अगर डायनामिक इन्वायरमेंट आ रहा है, चेंजिंग इन्वायरमेंट हो रहा है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, या वो इम्पैक्ट कर रहा हो नेगेटिवली, तो आपकी ऐसी पॉलिसीज आप उनको मोल्ड कर सकें ताकि उसका नेगेटिव इफेक्ट ना आए। दूसरे नंबर पर लॉज एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसमें आपके टैक्स के रूल्स हो सकते हैं, ठीक है, आपकी पॉलिसीज हो सकती हैं, उसके अलावा आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर टैरिफ हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को, एचआर के फंक्शंस को, जैसे बाकी मार्केटिंग के फंक्शंस को, मैनेजमेंट के फंक्शंस को हायर कर रही होती हैं, पॉलिसीज को हायर कर इफेक्ट कर रही होती हैं। इसी तरह आपकी जो एचआर के फंक्शंस हैं उनको भी ये लॉ एंड रेगुलेशंस इफेक्ट कर रही होती हैं। इसमें आपके लेबर के रूल्स हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम सैलरी के रूल्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसको इफेक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट थॉट्स। आपकी जो अपर लेवल की मैनेजमेंट होती है, हाई लेवल की मैनेजमेंट, जिसमें आपके सीईओ आपके ऑनर्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, उनकी जो थॉट्स होती हैं, ठीक है, वो भी आपकी जो पॉलिसीज को इफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। आप उन्हें उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके उसको साथ अलाइन करते हुए आपने ऐसी पॉलिसीज को डिज़ाइन करते हैं। चौथे नंबर पर आता है जी लेबर यूनियंस। ऐसे देखा जाए तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो इस तरह की ऐसे लेबर यूनियंस नहीं होती। जो अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लेबर यूनियंस होती हैं। लेबर की यूनियंस का एक बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा होता है एचआर की पॉलिसीज पर। अगर लेबर को उनकी जो उनकी सैलरीज हैं, उसकी डेली वेजेस हैं, ठीक है, वो नहीं मिल रही, या उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, ठीक है, उनसे एक्स्ट्रा आवर्स का काम लिया जा रहा है लेकिन उनको कंपनसेशन नहीं दी जा रही, तो ये स्ट्राइक्स वगैरह कर लेते हैं लेबर यूनियंस। तो लेबर यूनियन के साथ आपने अलाइन करने अपनी पॉलिसीज को, ताकि वो स्ट्राइक्स ना करें, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस स्टॉप ना हो सकें। तो ये भी एक एचआर को देखना होता है, ताकि इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना आ सके आपकी परफॉर्मेंस पर या आपकी पॉलिसीज पर। उसके बाद एचआर के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, मेन सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है जी एम्प्लॉयमेंट। इनका यही काम होता है जी के न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करना, फिर उनका जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, प्रॉपर जॉब एनालिसिस होना, रिक्रूटमेंट को प्रोसेस को फॉलो करना, रिक्रूट को प्रोसेस को फॉलो करने के बाद फाइनल सिलेक्शन करना। फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। ये सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट वाला जो डिपार्टमेंट होता है एचआर में, ये सब उनकी जेडी में इंक्लूड होती हैं। वो उस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो सारी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाली चीज़ों को देख रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट होता है। जब एम्प्लॉयज़ को न्यू एम्प्लॉयज़ हायर होते हैं, या ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उनकी डेली डेली तो नहीं कह सकते, मंथली कह सकते हैं, या क्वार्टरली ट्रेनिंग या डेवलपमेंट पे बात हो सकती है, ताकि उनके स्किल्स को डेवलप किया जाए। न्यू एम्प्लॉयज़ को तो जाहिर सी बात है आपने ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ट्रेनिंग देनी है, ठीक। उसके अलावा जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर पर डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, कम मार्केट के रिलेटेड कंपेटिटिवनेस को अचीव करने के लिए उनके जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये जो काम कर रही होती हैं, इसमें जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइज कर रही होते हैं, सेमिनार्स होते हैं या सेशंस होते हैं, उसको अरेंज जो कर रही होती हैं, वो डिपार्टमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उनका ये काम होता है। तीसरे नंबर पर कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है, सैलरी के अलावा उनको कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं। जो अप्रेजल्स होते हैं उनके ईयरली बोनस हो गया, ठीक है, या
उनको सैलरी के अलावा कौन कौन से बेनिफिट्स देने हैं, जो एजुकेशन उनके जो चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन के बेनिफिट्स देने हैं, कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं इस पर भी, या उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। ये सब चीज़ें कंपनसेशन और बेनिफिट्स में आती हैं। चौथे नंबर पर आता है एम्प्लॉय रिलेशंस। एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट का ये काम है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ बेहतर रिलेशन को कायम करना, उनकी जो क्वेरीज वगैरह को सॉल्व करना, उनके और लिंक प्रोवाइड करना उनका और अपर मैनेजमेंट का, उनके जो इसमें हेरासमेंट की एक और पॉलिसी देखी जाए ताकि एम्प्लॉयज़ फीमेल जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो बेहतर और फ्रीली होके काम कर सके, उनको किसी बात का डर ना हो गया ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं, मतलब कोई भी हरासमेंट करेगा तो उसकी पॉलिसी सख्त होनी चाहिए। इसी तरह एम्प्लॉयज़ के किसी भी तरह के रिलेशन है उनको मैनेज करना, और एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट आता है जी लिंकिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी टू एचआर प्लानिंग। अच्छा, इसमें ये चीज़ है, हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है उसको एचआर प्लानिंग के साथ अलाइन किया जाता है। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो वो होता है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल मिशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होता है कि वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कि मतलब उनका मेन गोल क्या अचीव करने का। आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अगर हम देखें जी एप्पल जो कंपनी है उसका मिशन, उनके मिशन स्टेटमेंट को अगर देखा जाए तो उनकी मिशन स्टेटमेंट ये है कि टू ब्रिंग द बेस्ट पर्सनल कंप्यूटर प्रोडक्ट and support students, educators, designers, scientists, engineers, business persons, and consumers in our 140 countries around the world। यानी कि वो ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, वो ऐसी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे इन सब लोगों को फ़ायदा होगा, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे बिजनेसमैन है, एजुकेशन वाला है, डिज़ाइनर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है। वो मिशन स्टेटमेंट से यही जाहिर कर रहे हैं कि हमारी जो भी प्रोडक्ट होगी उससे इन इन लोगों को फ़ायदा होगा। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी मिशन को डिफाइन करती है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल है मिशन क्या होगा। दूसरे नंबर पर आता है जी कॉर्पोरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन में अपने लॉन्ग टर्म गोल सेट किए होते हैं। अगर इसी तरह एप्पल के कॉर्पोरेट गोल की बात की जाए, उनका गोल यही है कि टू ऑब्टेन टेलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद इन टाइट टाइम फ्रेमवर्क। यानी कि हमने ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है टाइम फ्रेम के, किसी भी मतलब ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, ऐसी प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड करनी है, जैसे कि मिशन स्टेटमेंट में बताया स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डिज़ाइनर, बिजनेस पर्सन, कोई भी है, उसको प्रोडक्ट हमने ऑफर करनी है, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू प्रोवाइड करे। कोई भी कॉस्ट हम किसी चीज़ की हम रख रहे हैं या प्राइस सेट कर रहे हैं, उस प्राइस में उसको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करे, ये उनका गोल है। अच्छा, गोल्स मिशन हो गया, मिशन के बाद गोल सेटिंग होगी, गोल सेटिंग के बाद वो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, करंट एम्प्लॉयज़, उनके जो एप्पल की एग्जांपल को लेके हम चल रहे हैं, तो एप्पल की एग्जांपल में जब वो पहले मिशन स्टेटमेंट उनकी होगी, गोल सेट हो गए, गोल सेट करने के बाद तीसरे नंबर पर होता है अपने जो करंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको असेस कर रहे होते हैं कि हमारे जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास वो कितने एम्प्लॉयज़ हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट हो या जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है उसके लिए हमें 100 बंदे रिक्वायर्ड हैं, तो वो देखेंगे क्या आया हमारे पास 100 बंदे ही हैं। अगर देखेंगे कि हमारे पास 100 बंदे हैं या 90 बंदे हैं, तो वो उनके पास यही है कि 100 बंदे चाहिए, तो डिमांड ऑफ लेबर आ जाएगी। ठीक है, ये डिमांड ऑफ लेबर आ जाएगी। अगर उनके पास सरप्लस है, सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा है, ठीक है, यानी उनको 100 बंदे चाहिए, उनको उनके पास 110 बंदे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को वो देखते हैं कंपेयर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जब अपने करंट एम्प्लॉयज़ को एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, उसके बाद उनको पता लगता है कि जी हमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ की वो डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है, इसको आपस में कंपेयर करते हैं। उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि डिमांड एक्सीड सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है, यानी कि एम्प्लॉयज़ हमारे पास 90 हैं, ठीक है, होने 100 चाहिए, तो जाहिर सी बात है डिमांड है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गई है।
तो उसके बाद वो जो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट, वो फिर रिक्रूटमेंट करते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं अपने उस प्रोजेक्ट के लिए, या अपने जो यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए तो उसको जो डिमांड और सप्लाई में गैप है उसको बराबर करने के, ब्रेक इवन पर लाने के लिए वो रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर इसी तरह देखें सप्लाई एक्सीड कर जाए डिमांड से, यानी कि 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो इस वक्त हमारे पास 110 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो फिर ये करते हैं डी रिक्रूटमेंट, वो एम्प्लॉयज़ की डी रिक्रूटमेंट करते हैं। ठीक है, डी रिक्रूटमेंट इसका एक वर्ड है वो मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, डाउन साइजिंग। इसमें ये होता है कि वो डाउन साइजिंग कर देते हैं, क्योंकि उनको सप्लाई ज़्यादा हो गया डिमांड से, डिमांड है ये 100 एम्प्लॉयज़ की, तो ऐसी बात है 110 एम्प्लॉयज़ हैं तो वो तो उनकी कॉस्ट ही बढ़ रही है, तो वो फिर डाउन साइजिंग कर देते हैं, यानी डी रिक्रूटमेंट कर देते हैं। ये था जी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज होती हैं उसको एचआर के साथ अलाइन करना होता है इसमें। अभी हमने एचआर के कुछ फंक्शंस वगैरह देख लिए हैं, जॉब एनालिसिस को देख लिया है, और उसके बाद जो एचआर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का जो प्रोसेस है उसको देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिक्रूटमेंट को देख लेंगे, उसके बाद जो एम्प्लॉय की सिलेक्शन प्रोसेस है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड होते हैं या एवेल्युएशन मेथड जो होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।